हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत, यद्यपि सब पेपर का नाम तो थंबनेल पे ही लगा हुआ है, भले ही अन्य विद्यालयों में वो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड में हो, थर्ड का फर्स्ट में हो, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उससे घबराने की बात नहीं। आप पेपर का नाम जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण हेतु ज्ञान के चयन का मापदंड, जैसे अगर हम किसी विषय का पाठ्यक्रम बना रहे हैं किसी कक्षा के लिए, तो उस पर हम क्या मापदंड रखेंगे, क्या मानदंड रखेंगे कि किन किन विषयों को, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए विषय के अंतर्गत कंटेंट यानी पाठ्य वस्तु जो कक्षा कक्ष में पढ़ाई जाए, जो सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया जाए, वह किन किन बातों को ध्यान में रख करके शामिल किया जाना चाहिए, यही टॉपिक है। अगर हम सामान्यतः बात करें तो लगभग इधर 150-200 साल के अंतर्गत ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हुई, दुगना तिगुना हो गया, चौगुना हो गया। उसी तरह से एक ही विषय के कई शाखाएँ हो गई, एक ही विषय, कुछ नए नए विषय भी आए, जैसे मानव शास्त्र। उसी तरह से नृत्य संगीत का एक जो नृत्य संगीत तो प्रारंभ से ही रहा, इसमें जो फैशन वाला आया, फैशन संबंधित कोर्स जो आए। मैनेजमेंट बहुत पुराना कोर्स नहीं है, लगभग 150-200 साल का पुराना है मैनेजमेंट कोर्स। कहने का हमारा ये तात्पर्य यह है कि हर विषय का एक व्यापक रूप, कुछ नए विषय, अनेक चीज़ें इसमें शामिल हुई। यही कारण है कि ज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, विषयों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एक विषय के दूसरे के संबंध में अनेक सारे नियम सिद्धांत ज्ञान आए। अर्थात कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि विषय का भी पर्याप्त विकास हुआ, काफ़ी विषयों का जुड़ती चली गई, ज्ञान भी बढ़ता गया। उन विषयों का क्षेत्र यानी उस विषयों से संबंधित शाखाएँ के कारण से उसमें बहुत सारे व्यवहार, समाज इत्यादि से जोड़ करके अध्ययन किया जाता है, आवश्यकता इत्यादि से अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ कंपटीशन के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप विषयों का व्यवस्थित, अनुभविक, प्रामाणिक, ऐतिहासिक साक्ष्य इत्यादि के आधार पर भी प्रतियोगात्मक संबंधी गतिविधियों के बढ़ने के कारण से सूक्ष्म और व्यापक भी ज्ञान बढ़ते ही चले गए, और विषय का अन्य संबंधों के साथ ज्ञान और उसके संबंधों के साथ उसका सीमा का भी काफ़ी विवाद और ज्ञान इत्यादि संबंधी ज्ञान व्यवहार बढ़ते चले गए। अब इन सब बढ़ी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत एक अच्छा अध्यापक किसी भी स्तर पर हो, चाहे वह प्राथमिक स्तर पर हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर पर हो, चाहे हायर स्तर पर हो, चाहे वह प्रोफेसर ही क्यों न हो, वो उसको इस बात की जानकारी या इस बात को हर तरह से माप तौल करके अपने दिमाग में रखना आवश्यक होता है कि जब वह पाठ्यक्रम का निर्माण करे, यद्यपि पाठ्यक्रम का निर्माण सरकार द्वारा या विभिन्न बोर्डों द्वारा अपने विद्यार्थियों के विभिन्न कक्षाओं को ध्यान में रख करके अलग अलग किए जाते हैं, तो जब वह पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए तो उसमें किसी कक्षा के लिए किस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या कंटेंट हो, यानी विषय वस्तु कौन कौन सी पढ़ाया जाए, किस प्रकार से टॉपिक उसमें रखी जाए, इन सब बातों का चयन किस आधार पर करना चाहिए, यही इस वीडियो के अंतर्गत मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक 2 बार वीडियो देख लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, तो आपके अंदर स्वयं उस चीज़ को समझने, जांचने, परखने की योग्यता, क्षमता और इस टॉपिक के विषय में आपका एक मानसिक प्रारूप व्यवस्थित रूप से बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो विषय से संबंधित ज्ञान का मापदंड, पहला बात ध्यान रखना चाहिए संस्कृति का, कि जहाँ का वो बालक है या जहाँ के लिए वह आप विषय वस्तु बना रहे हैं, जहाँ के लिए, जिस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं, उस कक्षा के स्तर के हिसाब से, सूझबूझ समझ के हिसाब से उस संस्कृति यानी उस समाज के रहन सहन, हाव भाव, स्वभाव, सभ्यता, सामाजिक संबंध, सामाजिक आदर्श, मूल्य इत्यादि के बारे में धीरे धीरे सिखाते चलें, बताते चलें, क्योंकि समाज से बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है इस समाज में है। कोई धनवान है तो समाज के कार्ड से धनवान है, कोई गरीब है तो समाज में ही गरीब है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि चाहे वो नैतिक हो, नैतिक से संबंधित बातें हो, चाहे सभ्यता से संबंधित बातें हो, चाहे वह दायित्व या अधिकार और कर्तव्यों को पूरा करने, निर्वहन करने या अच्छे स्वभाव संबंधी बातें हैं, वो सब उस संस्कृति के अंतर्गत निहित होती है।
क्योंकि संस्कृतियाँ अपने आप में ही स्वतः अपना नेतृत्व भी करती हैं, अपना संचालन भी करती है। तो उस संस्कृति से संबंधित उसे ज्ञान दिया जाए। अब जैसे प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उसी स्तर से संस्कृतियों का उसे बोध कराया जाए। अब जब उच्च स्तर का बालक है तो उस संस्कृति का और व्यापक मूल्य, आदर्श, परंपरा इत्यादि के औचित्य, अनुचित, गुण, दोष, सुधार, परिवर्तन, महत्व, ये सब बातों को भी ध्यान में रख करके उस सब विषय को, इससे संबंधित कंटेंट यानी जानकारी को शामिल करना चाहिए विषयों में। दूसरा ध्यान रखना चाहिए कि उपयोगिता या आवश्यकता की पूर्ति। जो कुछ विषय के अंतर्गत हम कंटेंट शामिल कर रहे हैं, जो विषय वस्तु पढ़ाने के लिए हम शामिल कर रहे हैं, वह जो है वर्तमान की आवश्यकता या उसकी उपयोगिता हो, आवश्यकता की पूरी करती हो, उसको कहीं ना कहीं वो उपयोग करके आत्मनिर्भर हो सके, अपने व्यक्तित्व को जीविकोपार्जन के साथ सामाजिक जीवन जीने में वो सफल हो सके। इन सब बातों को या इन सब जानकारियों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। आगे है सिद्धांतगत क्रमबद्ध प्रारूप। सिद्धांतगत का मतलब हर विषय का एक अपना नेचर होता है, चाहे हिंदी हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी हो, हर विषय का अपना क्या होता है, एक स्पिरिचुअल, एक अस्थाई इसका ढांचा होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में हड्डी के बिना हमारे शरीर का कोई आकार नहीं हो सकता, उसी तरह से हर विषय का अपना एक मूल सिद्धांत होता है। तो उन सिद्धांतों को कक्षा कक्ष के अनुसार या उस विषय के अंतर्गत उस सिद्धांतों को भी क्रमबद्ध कक्षा कक्ष के स्तर के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। क्रमबद्ध उसको जोड़ करके उसको सिखाया बताया जाना चाहिए। उसके कठिनता स्तर को भी ध्यान में रख करके उस सिद्धांतों को क्रम से सिखाया जाना चाहिए। इन संबंधी भी जानकारी को पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत ज्ञान के चयन के लिए शामिल करना चाहिए। अगला है अभियोग्यता एवं अभिरुचि। इसको भी मैं समझा, हालांकि पिछली बातों को बताते समय मैं इसको समझाया हूँ, फिर भी सुनिए। यानी बालक किस कक्षा का है, किस कक्षा के लिए आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उस कक्षा के अनुसार बालक की योग्यता क्या होती है, सामान्य योग्यता सभी बालक क्या रखते हैं, और उन बालकों की उस स्तर पर या उस कक्षा कक्ष के स्तर पर क्या रुचि होती है। इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्मित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो 10 में पढ़ाना है वो 6 में पढ़ाना शुरू कर दिए, यानी 10 का 6 में पढ़ाओगे तो उसको याद नहीं होगा, क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता में वह योग्यता, वह रुचि ही नहीं रहती है। तो आयु वर्ग के अनुसार कक्षा कक्ष को ध्यान में रखते हुए, बालकों की शारीरिक मानसिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके रुचिपूर्ण ढंग से उस पाठ्यक्रम का निर्माण करें, ताकि अधिगमकर्ता स्वभाव से ही सीख सके, ठीक है, उसमें रुचि ले सके, उसे बोझिल न लगे, ऐसे ढंग का हो। तो इस सब बातों को ध्यान में रख करके विषयगत कंटेंट या विषय वस्तु को पाठ्यक्रम निर्माण करते समय शामिल करना चाहिए। अगला वर्तमान समस्या एवं चुनौतियों के समाधान से संबंधित। देखिए, समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, क्योंकि वर्तमान अपने आप में पूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि भविष्य की आवश्यकता आ पड़ती है। अर्थात वर्तमान में जो समस्याएँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उन समस्याओं और चुनौतियों का मतलब एक प्रकार से कंपटीशन समझिए। अब समस्या का मतलब समस्या आप तो समझते ही, सिंपल वे में समझिए पहले। तो वर्तमान समस्या और जो चुनौतियां हैं, उसको समाधान के स्वरूप क्या हो सकते हैं, उसको समाधान के स्वरूप के लिए बालकों को किस प्रकार से प्रोत्साहन दे, संभावित उत्तर क्या हो सकता है, संभावित व्यवहार क्या हो सकता है, इन सब संबंधित बातों को भी विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। हाँ, यद्यपि प्राथमिक स्तर पर इस विषय को शामिल किया जा सकता है, परंतु उच्च स्तर पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ज्ञान जब तक स्वयं में अपने आप परिपूर्ण न हो तब तक वह संघर्ष और चुनौती का सामना नहीं कर सकता। जिसका स्वयं का ज्ञान नहीं होता वह तर्क नहीं कर पाता, जिसकी स्वयं की समझ नहीं होती वह तर्क नहीं कर पाता। अर्थात तर्कयुक्त समस्या के समाधान और वर्तमान चुनौतियों को से जीतने संबंधी भी ज्ञान, व्यवहार, समझ, पाठ्य सहगामी क्रिया इत्यादि को भी शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय। अगला है विषयगत अंतर्वस्तु संबंध। एक विषय का दूसरे विषय से जरूर संबंध होता है। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न अंग जरूर होते हैं, लेकिन सभी अंगों का संबंध शरीर से होता है। उसी तरह से हर विषय दूसरे विषय से संबंधित होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। जैसे अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान समाजशास्त्र से संबंधित है अप्रत्यक्ष रूप से,
अब वही जब विध्वंसक रूप ले लेता है, युद्ध का स्वरूप पकड़ लेता है, तब वही विज्ञान का प्रभाव समाजशास्त्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो जाता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य यह है कि हर विषय का हर से संबंध होता है, तो उन संबंधित जानकारियों को भी उच्च स्तरीय कक्षाओं में या धीरे धीरे ऊंचे क्लासों में उससे संबंधित जानकारी को भी देना चाहिए, बताना चाहिए, या ऐसी जानकारी या ऐसे कंटेंट को कक्ष में शामिल किया जाना चाहिए या विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अगला है संतुलित एवं स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास। देखिए ये आप जान लीजिए, व्यक्तित्व का मतलब सीधा सीधा होता है मन का व्यवहारिक और व्यवस्थित स्वरूप, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार से लिया जाता है। व्यक्तित्व का विकास का मतलब व्यक्ति के व्यवहार का विकास, और वह विकास क्या हो, संतुलित हो, उपयुक्त हो, स्वस्थ हो, एकांगी न हो, स्वार्थी न हो, दुष्ट न हो, मानव कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण, सबके जैसे ढंग की विकास हो। अब भारत में तो बड़ी भारी समस्या है कि भारत के विद्वान जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक ज्ञान के लिए पूर्ण ईमानदारी से मेहनत करते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, कंपटीशन हो जाए, निकल जाए। जैसे ही वो सफल हो जाते हैं तो सारा ईमानदारी भूल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरना शुरू कर देते हैं। तो भारत के विद्वत्ता का महादोष है। यही कारण है कि भारतीय विद्वान अच्छे राष्ट्र के लिए नहीं हैं, न समाज के लिए हैं। अलग बात है कि उपलब्धि और ऐश्वर्य का स्तर क्या है उनका, अलग बात है। तो संतुलित यानी अच्छा, पवित्र, सबके लिए उपयोगी, सेवक, कल्याणकारी, इन सब गुणों से संबंधित व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में संतुलित व्यवहार संबंधी गुणों का विकास हो सके, इससे संबंधित भी जानकारी या ज्ञान विषय पाठ्यक्रम निर्माण करते समय शामिल किया जाना चाहिए। अगला है सृजनात्मक परिवेश को प्रोत्साहन। सृजनात्मक का तात्पर्य होता है कि ऐसा न हो कि बालक सिर्फ विषयों तक ही सीमित हो, बालक को भी स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता क्षमता को विकास करने या खोज करने या कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने या पुनः ठीक ढंग से बातों को व्यवस्थित करने संबंधी भी गतिविधियों को पाठ्यक्रम में प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि ज्ञान को एक नई दिशा, एक नया विषय, एक नया ज्ञान, एक नया व्यवहार, एक नई ऊंचाई मिल सके। यानी अधिगमकर्ता को सिर्फ पाठ्यक्रम में ही बात के नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको एक स्वतंत्र परिवेश भी विषयों के अंतर्गत प्रदान किया जाना चाहिए। यद्यपि रिसर्च स्तर पर ये होता है, फिर भी उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां आती हैं जहां पर स्वतंत्र रूप से प्रश्न किया जाए। जैसे भ्रष्टाचार के अंत का आप क्या उपाय सोचते हैं? अपराधियों को पालने वाले सिर्फ नेता हैं, और नेता अपराधी को पाल करके अधिकारियों से ज़बरदस्ती काम करवा लेते हैं या बड़े व्यापारियों से पैसा लुटवा लेते हैं। तो अपराधी, वास्तव में जो अपराधी है वही अपराधी नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी नेता होता है। तो जो है ऐसे लोगों की समस्या का समाधान क्या है, जो इस पर आप स्वतंत्र रूप से अपना विचार दीजिए। तो एक प्रकार से क्या होगा, आपके अंदर सृजनात्मक योग्यता क्षमता का विकास होगा, बढ़ेगा, स्वस्थ तर्क, स्वस्थ व्यवहार इत्यादि समस्या के समाधान के प्रति आपका व्यक्तित्व का विकास बढ़ेगा, जिसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। जैसे आज के परिवेश के अनुसार व्यंग कीजिए, तो आज के हिसाब से ही वो आपके अंदर सृजनशीलता उत्पन्न होती है। तो ये सब बातों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम में विषय वस्तु या ज्ञान को शामिल करना चाहिए। अगला एक और नोट लिए 9वां, पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया सिर्फ जानकारी ही पूर्ण नहीं होती। पाठ्य सहगामी क्रिया नोट कर लीजिए, सिर्फ जानकारी ही पूर्ण नहीं होती, बल्कि पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्य सहगामी, क्योंकि विषय वस्तु के संग संग प्रयोगात्मक रूप, उसके व्यवहारिक रूप, परियोजना संबंधी रूप, ये सब बातों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि ज्ञान को वास्तविक रूप से जहाँ तक संभव हो हम व्यवहार में जोड़ करके देख सके, समझ सके, पूर्ण और अनुभवी ज्ञान के साथ, ज्ञान में स्थिरता के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सके। ये सब 9 महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं, जिसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण कक्षा के स्तर के अनुसार एक अध्यापक व्यवस्थित रूप से कर सके। इसी बात को ध्यान में रख के मैंने आपको ये बात समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।